तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी को निबंध साहित्य का जनक कहा था और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से सभी विद्वानों ने भारतेंदु जी को ही निबंध साहित्य का जनक माना है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। तो कई बार ये लाइन पूछ ली जाती है कि ये वाली सूक्ति जो है ये किसने बोली है और किसके लिए कही है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भारतेंदु जी के बारे में कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार। इसके बाद भारतेंदु जी की कुछ दो महत्वपूर्ण सूक्ति भी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। पहली ये कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का। तो ये लाइन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। दूसरा बादशाह दर्पण नाम का एक इनका निबंध है, उसमें से ये सूक्ति है, बागवा आया गुलिस्ता में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। तो ये सूक्ति जो है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता कि किस में से है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि किसकी सूक्ति है ये। तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम निबंध करते हैं। तो जो टोटल निबंध है इनके 27 हैं और हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। पहले मैंने 14 निबंधों की ट्रिक बनाई है, उसके बाद बाकी के करेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रिक को ही देख लीजिए। मैंने बनाया है कि भारतेंदु जी की जैसे ही एंट्री होती है ना हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, तो उनके आने से, भारतेंदु जी के आने से काल का चक्र यानी काल का पहिया कुछ इस प्रकार घूमा कि उसमें सभी का भला था, यानी सभी की भलाई होती चली गई। जैसे ही भारतेंदु जी हिंदी साहित्य में आए तो काल का चक्र कुछ इस प्रकार से घूमा कि उसमें सभी का भला था। और स्वर्ग में भी यह विचार होने लगा कि हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। मतलब इन 3 विषयों पर स्वर्ग में विचार चला कि हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति किस तरीके से हो सकती है, ताकि वो पुराना समय लौट आए। कौन सा पुराना समय? मणिकर्णिका होती थी जिसमें रामायण होती थी और वैष्णवता, ये सभी लौट आए। तो ट्रिक को जब आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ईजिली ये लर्न हो जाएंगी और सारी रचनाएं भी याद हो जाएंगी। तो मैंने क्या बताया, भारतेंदु जी के आने से काल का चक्र कुछ इस प्रकार घूमा कि उसमें सभी का भला था। स्वर्ग में विचार होने लगा कि हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ताकि मणिकर्णिका, रामायण और वैष्णवता का समय लौट आए। असल में जो स्वर्ग में सभा हो रही थी ना, स्वर्ग में विचार हो रहा था, वो एक सभा थी, वो एक जाति विवेचनी सभा थी, यानी अलग अलग जातियों के उसमें लोग थे। ये मान लीजिए आपको रिलेट करना होता है बस ट्रिक के द्वारा, ताकि आप इजीली याद रख सकें। जिसमें 5 पैगंबर थे। तो आपको ये माइंड में रखना, आपको इमेजिन करते चलना है कि स्वर्ग में जो सभा हो रही थी वो एक जाति विवेचनी सभा थी, उसमें 5 अलग अलग जाति के क्या थे? पैगंबर थे। और अभी तो यह एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न लग रहा था। अभी तो ये चीज़ कि कैसे ये चीज़ें उन्नति होगी, जातीय संगीत की, हिंदी भाषा की, भारत की, अभी तो ये एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न की भांति लग रहा था, एक नाटक की भांति लग रहा था। लेकिन ईश्वर बड़ा विलक्षण है, तो हमारा ये स्वप्न जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ही आसान से ट्रिक है और बहुत ही इजीली से सारी रचनाएं याद हो जाती हैं। जैसे काल का चक्र से काल चक्र बनता है, सभी का भला, सभी किसको बोलते हैं? सर्वस्व। तो यहाँ से बनता है तदीय सर्वस्व। फिर आता है स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये भी डायरेक्टली आ रहा है। उसके बाद हिंदी भाषा, जातीय संगीत और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये सभी डायरेक्टली पैसेज में आए हैं। मणिकर्णिका, रामायण का समय, वैष्णवता और भारतवर्ष, ठीक है, यहाँ से ये सब हो जाते हैं। कौन सी सभा थी स्वर्ग में जो हो रही थी? जाति विवेचनी सभा। जाति विवेचनी, कितने जाति के लोग थे? 5वें पैगंबर। तो ये कैसा स्वप्न था? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न की भांति लग रहा था। अभी तो ये एक नाटक की भांति लग रहा था, लेकिन ईश्वर बड़ा विलक्षण है, वो स्वप्न को जल्दी ही पूरा कर देगा। और अपनी पिछली वीडियो में जब हमने इनके नाटकों की चर्चा की थी ना, तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? कि भाई इनका एक नाटक है, इनका एक निबंध है जिसका नाम नाटक है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किसके निबंध का नाम क्या है? नाटक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे के करते हैं। अब आगे देखो, इसी इसके साथ रिलेट करना है हमें थोड़ा सा।
अब भारतेंदु जी कहते हैं कि आपको पता है कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। अब भारतेंदु जी हैं, भारत के हैं, वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से हिंदुस्तानियों का हमारा जी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ पहले, क्योंकि हम लोग सूर्योदय के समय काशी वैद्यनाथ की यात्रा करते हैं। भाई हम तो बहुत धर्म पाठ पूजा करते हैं ना भारतवासी, हम लोग तो सूर्योदय के समय काशी और वैद्यनाथ की यात्रा करते हैं, संगीत सुनते हैं, सुबह सुबह सुनते हैं ना, आरती सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, और कश्मीर से कुसुम लाकर भगवान को अर्पित करते हैं। अभी ऐसे ही आप मान लेना कि भाई हम जो भगवान को फूल अर्पित करें ना, वो कश्मीर के कुसुम हैं, कुसुम मतलब फूल, तो कश्मीर कुसुम हम भगवान को अर्पित करते हैं। हम तो ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये अंग्रेज क्या करते हैं, ये अंग्रेज ना सूर्योदय के समय, अब यहाँ पर सूर्योदय का हमने उदय पूर्वोदय लिख दिया, अंग्रेज उदय होते ही, उदय या पूर्वोदय होते ही क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर दर्पण देखते हैं, अपना रूप देखते हैं, कंकड़ मार मार कर एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं, भ्रूण हत्या तक करने से नहीं डरते। और यही इनके नाटकों का इतिहास है। यानी हमने तो जब इनका इतिहास देखा ना, तो भी हमने यही देखा कि क्या करते हैं, सुबह उठकर दर्पण देखते हैं, एक दूसरे को कंकड़ फेंक कर मारते हैं, भ्रूण हत्या तक करने से नहीं डरते। तो यही इनके नाटकों का इतिहास है। लेकिन हम जो भारतवासी हैं वो सूर्योदय के समय काशी वैद्यनाथ की यात्रा करते हैं, भगवान को कश्मीर कुसुम अर्पित करते हैं, संगीत सुनते हैं, है ना। तो यहाँ से इनके सारे नाटक बन जाएंगे। देखो, सबसे पहला है अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, उसके बाद सूर्योदय, फिर काशी, फिर वैद्यनाथ की यात्रा, संगीत से बनता है संगीत सार, फिर कश्मीर कुसुम। और जो अंग्रेज क्या होते हैं, अंग्रेजों का जब सूर्योदय होता है यानी उदय पूर्वोदय होता है तो दर्पण देखते हैं, यहाँ से बनता है बादशाह दर्पण। तो अंग्रेज से बनता है अंग्रेज स्तोत्र और कंकड़ स्त्रोत, ठीक है। उसके बाद प्राण लेते हैं एक दूसरे के, कंकड़ मार मार कर, बोला ना मैंने, एक दूसरे के प्राण लेते हैं, तो लेवी प्राण लेवी, और भ्रूण हत्या करने से नहीं डरते, यहाँ से भ्रूण हत्या हो जाता है। और यही इनके नाटकों का इतिहास है। तो यहाँ से नाटकों का इतिहास बनता है। तो ये 2 ट्रिक के द्वारा हमने इनके 27 के 27 निबंध इस तरीके से लर्न कर लिए हैं। आप इनको 3 से 4 बार जब पढ़ेंगे तो आपको ईजीली ये लर्न हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों की चर्चा करेंगे। ट्रिक के माध्यम से इनके सभी निबंध बहुत ही आसान तरीके से हम लोग याद करेंगे, जिससे कि हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस रचनाकार को हिंदी का स्टील कहा जाता है। तो किसको स्टील कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट जी को। तो चलिए इनके निबंधों के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। इनके लगभग 24 निबंध हैं और इन्हें याद करना आसान नहीं है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से इन्हें ईजिली हम याद करेंगे। तो ट्रिक पहले हम देख लेते हैं। बालक कृष्ण, यहाँ से बाल कृष्ण बन जाएगा। तो आपको ऐसे लगाना है ट्रिक कि बालक कृष्ण का जन्म होते ही चंद्रोदय हो गया। तो आपको इमेजिन ये करना है कि जैसे ही बालक कृष्ण का जन्म हुआ चंद्रोदय हो गया, यानी चंद्रमा आसमान में उदय हो गया। और जैसे ही चंद्रमा उदय हुआ वैसे ही संसार का सब नाटक सबके सामने आ गया। क्योंकि अंधेरे में तो सब लोग पता नहीं जाने क्या क्या नाटक करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की रोशनी हुई संसार का महानाटक सबके सामने आ गया। और प्रेम के बाग के सैलानी दिखाई देने लगे, और जो कि प्रेम के बाग के जो सैलानी हैं वो भी नज़र आने लगे क्योंकि चंद्रमा की रोशनी हो गई थी। तो इनमें से ना कुछ सैलानी, प्रेम के बाग के सैलानी यानी जो प्रेम करते हैं, इनमें से कुछ इंग्लिश पढ़े हुए बाबू थे। और जो इंग्लिश जानते हैं, आप तो जानते हैं वो दूसरों को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में एक आकर्षण शक्ति होती है। आपने भी देखा होगा, कोई आपको ऐसा बंदा दिखता है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ इंग्लिश पढ़े हुए बाबू थे और इन्होंने अपनी शब्दों की आकर्षण शक्ति से, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और माधुर्य से, यानी इनके पास क्या थी, इनके पास 4 चीज़ें हैं, आपको ये मानना है। एक तो शब्दों की आकर्षण शक्ति, एक क्योंकि इंग्लिश पढ़कर बहुत ही आत्मनिर्भर बन गए हैं, इनके पास आत्मगौरव और माधुर्य है, यानी बहुत मधुर बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने 4 लोगों के मन को जीत लिया। किस किस के मन को जीता? कल्पना, रुचि, आशा और प्रतिभा।
ये चारों लड़कियों के मन को इन्होंने जीत लिया। कौन कौन? कल्पना, रुचि, आशा और प्रतिभा, इसके मन को जीत लिया। तो यहाँ से हमारे 12 निबंध आपको लर्न हो जाते हैं। क्या बालक कृष्ण से बनेगा कि ये बाल कृष्ण भट्ट जी के हम निबंध याद कर रहे हैं। चंद्रोदय डायरेक्ट यहाँ पर आया है और संसार का सब नाटक सामने आ गया, यानी संसार महानाटक शाला, प्रेम के बाग का सैलानी, ये भी डायरेक्ट आया है। कुछ इंग्लिश पढ़े हुए बाबू थे तो यहाँ से आ गया इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। उनमें बहुत अट्रैक्शन थी उनके शब्दों में, यानी शब्द की आकर्षण शक्ति। और वो क्या थे? मैंने 3 चीज़ें और बताई थी ना, आत्मनिर्भरता, आत्मगौरव और माधुर्य से किस किस को अपनी ओर आकर्षित किया? कल्पना, रुचि, आशा और प्रतिभा। ये आपको इस तरह से बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे के निबंध करते हैं। आगे है लेकिन, यहीं से हमें इस पैसेज के आगे से हमें शुरुआत करनी है ट्रिक की। लेकिन दोस्तों, जिनके पास ये सब नहीं है, यानी इंग्लिश पढ़े हुए नहीं है, शब्द की आकर्षण शक्ति नहीं है, वो क्या करेंगे? वो भी मेला ठेला लगा सकते हैं या फिर किसी भी भांति रोटी तो कमा ही सकते हैं। चाहे वो ठेला लगाकर रोटी कमाएं, अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो चाहे ठेला लगाएं या किसी भी भांति रोटी तो कमा ही सकते हैं। बस उनको ध्यान में ये रखना है कि काल चक्र के चक्कर में फंसना नहीं है, और काल चक्र के चक्कर में फंसकर कहीं बाल विवाह ना कर बैठे या भिक्षावृत्ति ना अपना लें। यानी कि आपको इमेजिन ये करना है कि जो लोग इस तरह से पढ़े लिखे नहीं हैं वो मेला ठेला लगा सकते हैं या किसी भी भांति रोटी खाकर कमा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है उनको कि काल चक्र के चक्कर में नहीं पड़ना, बस ना ही बाल विवाह करना है और ना ही भिक्षावृत्ति को अपनाना है। और अब जिससे भी इनका विवाह हो रहा है, जरूरी नहीं है कि कल्पना, रुचि, आशा और प्रतिभा इनसे पट जाएं, जिससे भी इनका विवाह रहा है उन स्त्रियों की शिक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर माता का स्नेह मिल जाए ना, और ईश्वर भी ठठोल ना करे, यानी ईश्वर भी मजाक ना करे और माता का भी स्नेह मिल जाए, अगर ये 2 कृपा उन पर हो जाएं तो सचमुच जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय में बस जाएगा और सभ्यता से साहित्य का घनिष्ठ संबंध बन जाएगा। और ऐसा अनोखा स्वप्न, यानी जिस भी चीज़ की हमने बात की है वो पूर्ण हो जाएगा। तो है ना, बहुत ही आसान सी ट्रिक। जब आप इसे ट्रिक को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इससे संबंधित सारी रचनाएं आपको तुरंत याद हो जाएंगी। एक बार हम फिर से कर लेते हैं कि जिनके पास ये सब नहीं है, यानी इंग्लिश पढ़ी हुई नहीं है, शब्द की आकर्षण शक्ति नहीं है, वो मेला ठेला लगा सकते हैं या रोटी किसी भी भांति कमा सकते हैं। बस ध्यान उनको क्या रखना है? काल चक्र के चक्कर में नहीं पड़ना है और बाल विवाह नहीं करना, भिक्षावृत्ति नहीं अपनानी है। उसके बाद जब उनकी उम्र आए तब विवाह करें, और जिस भी स्त्री से विवाह करें उस स्त्री की शिक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो नए सुशिक्षित हैं उनमें बहुत परिवर्तन हो गया है। साथ ही अगर उनको माता का स्नेह मिल जाए और ईश्वर भी उनके साथ ठठोल ना करे तो क्या हो सकता है? साहित्य जनसमूह के हृदय में बसेगा और सभ्यता से इसका घनिष्ठ संबंध हो जाएगा और एक अनोखा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से बनता है मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, काल चक्र का चक्कर। अब देखो, आपने भारतेंदु जी के जब निबंध किए होंगे तो वहाँ भी एक निबंध का नाम है काल चक्र और भट्ट जी के निबंध का नाम है काल चक्र का चक्कर। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, स्त्रियों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तो स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, माता का स्नेह और ईश्वर ठठोल ना करे, उससे बनता है ईश्वर भी क्या ठठोल है। फिर साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, और यह क्या है? एक अनोखा स्वप्न है। तो हमने जब भारतेंदु जी के निबंधों के बारे में पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, और यहाँ पर आता है एक अनोखा स्वप्न। तो इन दोनों में भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। वहाँ पर था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और यहाँ पर है एक अनोखा स्वप्न। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके सारे निबंध यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो भट्ट जी के निबंध बहुत आसान तरीके से, अगर आप इन ट्रिक्स को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपको लर्न हो जाएंगे। साथ ही भट्ट जी की एक बहुत ही फेमस पत्रिका है जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ट्रिक के द्वारा इनके 25 निबंध याद करने की कोशिश करेंगे और इतनी आसान और इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप इनके निबंध एक बार इस तरीके से याद करेंगे तो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने ट्रिक के माध्यम से रचनाएँ याद करवाई हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए इनके निबंधों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक ये है कि बालक हो या वृद्ध, नारी का प्रताप कोई नहीं समझ पाया। अब प्रताप से आपको याद रखना है कि ये प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। ठीक है, तो बालक हो या वृद्ध, नारी तो किसी की भी समझ से बाहर होती है। आपने सुने भी होंगे, कई इस तरह के जोक भी होते हैं कि नारी का प्रताप कोई नहीं समझ पाता है। नारी लेकिन आपको कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नारी से आपको धोखा नहीं मिले तो आपको क्या करना होगा, आप बात बात पर उसकी खुशामद करो, अपनी भौं और मुछ मुड़ा कर रखो, उसका हर मनोयोग समझ जाओ, यानी उसके बिना बताए उसके मन की हर बात जान लो, और उससे बेतुके प्रश्न जैसे कि घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछकर उसकी परीक्षा ना लो। तो वैसे रचनाएं बहुत ही अटपटी हैं, लेकिन इस तरह से याद करेंगे तो बहुत ही सिंपली आपको लर्न हो जाएंगी। ट्रिक को 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़ा कीजिए और उसके बाद रचनाओं को इससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो क्या बोला हमने, बालक हो या वृद्ध, यहाँ से बालक और वृद्ध दोनों निबंध आ जाते हैं। नारी का प्रताप कोई नहीं समझ पाया, तो यहाँ से आ जाता है नारी। प्रताप से बनता है प्रताप नारायण मिश्र जी। धोखा नहीं देगी नारी, कब धोखा नहीं देगी, तो यहाँ से धोखा तो डायरेक्टली आ गया, जब आप बात बात पर उसकी खुशामद करेंगे। आप आ गया, बात आ गया, खुशामद आ गया। अपनी भौं और मुछ मुंडा कर रखे, यानी हमेशा क्लीन शेव रहने वाले को ही नारी पसंद करेगी, अदरवाइज वो आपको छोड़कर चली जाएगी। और साथ ही आप उसका हर मनोयोग समझ जाओ, यानी उसके बिना कही उसकी हर बात समझ जाओ, तो यहाँ से बन गया मनोयोग। और उससे बेतुके प्रश्न जैसे कि घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, इस तरह के प्रश्न पूछकर उसकी परीक्षा मत लो, तब नारी आपको धोखा नहीं देगी। तब हम आगे के निबंध देखते हैं, सेम इसी से कनेक्शन है उसका। अच्छा, आगे है, और क्या क्या करना है आपको नारी को खुश रखने के लिए। अपनी मर्जी से नारी को अपव्यय करने दो। अब अपव्यय क्या होता है, धन का खर्चा। तो हर नारी चाहती है ना कि उसकी मर्जी से वो धन खर्च सके, उसे किसी से परमिशन ना लेनी पड़े। तो अपनी मर्जी से नारी को अपव्यय करने दो, भले ही वो सोने का डंडा ही क्यों न ले ले, यानी इतना खर्चा कर दे कि वो सोने का डंडा बनवा रही है, इतना खर्चा भी करे तो भी उसे टोको मत बिल्कुल भी। अपनी मर्जी से उसे दान भी करने दो, और साथ ही आपको क्या करना है, जुआ नहीं खेलना है। और जैसे ही आपको पता चले ना कि नारी की टेढ़ी शंका है, यानी कुछ ना कुछ घपला चल रहा है भाई, इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, तो उस टाइम अपनी हद में रहो, ह द में रहो। इससे ह और द नाम के 2 निबंध बन जाते हैं। क्या करना है आपको, अगर उसके मन की टेढ़ी शंका जान ली तो अपनी हद में रहना है, और साथ ही आपको नास्तिक नहीं बनना है। भले ही आप नास्तिक हो, लेकिन नारी के सामने आपको शो नहीं करना है कि मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और अगर आपने ये सब कर लिया तो नारी तुम्हें ईश्वर की मूर्ति के समान लगेगी। यानी पहले तो हम सोच रहे थे कि नारी धोखा देती है, लेकिन अगर आप अच्छे बनकर रहोगे, ये सारी अच्छी चीज़ें फॉलो करोगे, तो नारी आपको ईश्वर की मूर्ति सी लगेगी और आपके घर हर दिन होली या होरी रहेगी। और आप जैसे समझदार की मौत कभी जल्दी हो सकती है क्या, बेसमय आपकी मौत नहीं होगी भाई। आप नारी को खुश रख रहे हो, नारी आपको खुश रखेगी और अच्छी भली आपकी लाइफ चलती रहेगी। समझदार व्यक्ति की मौत जल्दी नहीं होगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो देख लेना आपके दांत वो तोड़ देगी। तो वो तुम्हारे क्या तोड़ देगी, दांत तोड़ देगी। तो यहाँ से आ गया हमारा अपव्यय, सोने का डंडा, दान, जुआ, टेढ़ा जान, शंका सब काहू। अगर टेढ़ी शंका जान लेना तो सब कुछ कह देना जो भी मन में है। टेढ़ा जान, शंका सब काहू, और अपनी हद में रहना है। ये 2 निबंध बनते हैं यहाँ से, ह और द। कभी सुने इस तरह के निबंध कि निबंध का नाम ह है या द है खाली, ये भाई प्रताप नारायण जी का प्रताप है, ठीक है।
उसके बाद नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति, होली रहेगी ना हमेशा घर में तो होली है अथवा होरी। और ऐसे समझदार की मौत बेसमय कभी नहीं होगी, तो समझदार की मौत। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या टूट जाएंगे तुम्हारे दांत। तो लास्ट में आ गया दांत। तो है ना कितने आसान ट्रिक और कितनी मज़ेदार और फनी ट्रिक से हमने इनकी 25 रचनाएं इतनी जल्दी याद कर ली। और वैसे आप याद करते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हर रचनाकार की रचनाओं में कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ना तो 2 से 3 बार इसे याद करने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की, इनके निबंधों की बात करते हैं। तो बहुत ही आसान सी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सिर्फ 4 ही इनके निबंध हैं। तो ट्रिक ये है कि इधर बद्री जी प्रेम में बिजी हैं और यहाँ कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है। मतलब बद्री जी को प्रेम में बिजी हैं। बद्री की दुल्हनिया मूवी देखी थी ना, तो बद्री जी किस में बिजी थे, प्रेम में। इधर बद्री जी प्रेम में बिजी हैं और यहाँ कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है और भारतीय प्रजा के दुख पर गवर्नमेंट की कड़ाई होती जा रही है। एक तो भारतीय प्रजा वैसे ही दुख है, ऊपर से गवर्नमेंट कड़ाई कर रही है। लेकिन बनारस के बुढ़वा मंगल को भला इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो दिल्ली दरबार में मित्रों के साथ मौज उड़ा रहे हैं। तो छोटी सी आसान सी ट्रिक है, 2 से 3 बार रीड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही फनी सी भी है ना, कि बद्री जी तो प्रेम में बिजी है, यहाँ कांग्रेस की दुर्दशा हुई पड़ी है और साथ ही गवर्नमेंट ने कड़ाई कर रखी है भारतीय प्रजा के दुख पर। और बनारस के बुढ़वा मंगल को इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो तो भी मित्र मंडली के साथ अपने दिल्ली दरबार में मौज उड़ा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनते हैं, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिढाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल और दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। तो यहाँ से ये 4 इनके निबंध बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे जो निबंधकार हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं लाला श्रीनिवास दास जी। तो इनके निबंधों की अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही निबंध हैं। ट्रिक बहुत आसान सी है कि लाला जी ये कहते हैं भरत खंड की समृद्धि के लिए सदाचरण को अपनाना आवश्यक है। अगर आप अपने भारत की समृद्धि चाहते हैं तो भैया सदाचरण को फॉलो कर लीजिए, ये बात लाला जी बता रहे हैं। और लाला जी की बात तो सबको माननी चाहिए ना, कि भरत खंड की समृद्धि के लिए सदाचरण को अपनाना आवश्यक है। तो यहाँ से इनके 2 निबंध हो जाते हैं। हमारे अगले रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी जी। तो राधाचरण गोस्वामी का एक ही निबंध है, यमलोक की यात्रा। तो आप इस ट्रिक से याद करो ना कि राधा के चरणों में अगर आप रहते हैं तो आपको यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप उनके भजन करते हैं, उनके चरणों में निवास करते हैं, तो ऐसे लोगों को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। अगले रचनाकार हैं मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। तो आपको इसको 2 भाइयों के नाम से याद रखना है, मोहनलाल है एक भाई, एक है विष्णुलाल और पंड्या, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि बंधुत्व किसे कहते हैं। अब ये दोनों भाई हैं तो बंधु है ना, बंधुत्व किसे कहते हैं, ये तो भैया कोई पंड्या भाई से पूछे। तो यहाँ पर पंड्या आ गया, इसका मतलब ये मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी के निबंध हैं। और पहला निबंध क्या हो गया, बंधुत्व किसे कहते हैं। भाई बंधुत्व किसे कहते हैं, ये तो कोई पंड्या भाई से पूछे। उन्होंने जीवन में खूब तरक्की की है, तरक्की मतलब वृद्धि, जीवन में उन्होंने खूब वृद्धि की है। लेकिन देखो कभी किसी की खुशामद नहीं की, यानी बिना खुशामद के भी जीवन में तरक्की पॉसिबल है। तो क्या बोला हमने कि बंधुत्व किसे कहते हैं, ये तो भैया मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या भाइयों से पूछो। और उसके बाद अगला वृद्धि से क्या बन जाएगा, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी और कैसे वृद्धि की है, बिना किसी की खुशामद के, कभी किसी के आगे झुके नहीं, खुशामद नहीं की, फिर भी वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से इनके 3 निबंध कंप्लीट होते हैं। तो ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने इन 4 रचनाकारों के निबंधों को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से देख लिया है। 2 से 3 बार अगर आप ये ट्रिक पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये निबंध एकदम से क्लियर हो जाएंगे और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल से ज़रूर जुड़ना। थैंक यू सो मच।